G class, Assalamu alaikum. Today our topic of debate is Israel-Palestine conflict. अब इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में से लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था और हमने करंट सर्कमस्टांसेस देखे थे जिसमें हमने आइडिया लगाया था कि जो वॉर है इसराइल और फ़लस्तीन की उसमें जो सीज़ फायर की डिबेट है वो क्या है और मतलब किस तरह के ग्रुप्स हैं और किस तरह अटैक हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है हमने गो थ्रू की थी। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिबेट है वो ये है कि एक्चुअल में जो सीज़ फायर हुआ था गज़ा के अंदर और जो सीज़ फायर की डिबेट चल रही है उसमें जो एक दो ग्रुप्स हैं, एक तरफ इसराइल है तो दूसरी तरफ हमें हमास नज़र आता है। अब ये जो हमास है ये ग्रुप जो है इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, ये क्या ग्रुप है, ये किस तरह जो है वो फ़लस्तीन के अंदर आया, इनकी क्या डिमांड्स हैं। तो आज थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स भेजे थे जिसमें हमने यूएन की रेजोल्यूशन का डिस्कस किया था और इनके इश्यूज जो कोर इश्यूज बिटवीन इसराइल एंड फ़लस्तीन है उस पर थोड़ी डिबेट करेंगे। कल इंशाल्लाह जितने भी करंट इम्पैक्ट हैं और जो वॉर में ऑनगोइंग सर्कमस्टांसेस हुए थे और फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, क्या ये वॉर एक्सकलेशन पे जाएगी, डी एस्कलेशन पे जाएगी, इसकी वजह से इसराइल पे क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, या इजिप्ट में आपने देखा अभी करंटली जो इजिप्ट के अंदर जो है सीज फायर की एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिसमें यूएस, इसराइल, हमास और इजिप्ट बैठ के जो है इस पे डिबेट कर रहे हैं। तो जिसमें आपको यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन की स्टेटमेंट नजर आती है और वो कहते हैं कि इट इज ओनली हमास विच जो कि एक ब्लॉक बना हुआ है सीज फायर के अंदर। तो हम इसको देखते हैं कि फर्दर कल हम इसको देखेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट्स क्या होती हैं और ये जो इशू है ये एस्केलेशन की तरफ जाता है या डी एस्केलेशन की तरफ जाता है। इन सब डिबेट से पहले ना आप लोगों के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ समझनी है कि चाहे वो इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो यूक्रेन क्राइसिस है, चाहे वो आपका सीरिया क्राइसिस है, वर्ल्ड इस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, तो वर्ल्ड जो है वो खुद भी बियर नहीं कर सकता कोई भी हार्डशिप्स या कोई भी कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ से हमें नजर आता है, अगर यहाँ पे आपने पूरा एंगल देखना है ना, इस तरह इस टाइम पे जो मिडल ईस्ट है ना, मिडल ईस्ट एक डेवलपिंग रीजन बना हुआ है। ठीक है, मिडल ईस्ट के अंदर आपने अभी रिसेंट डेवलपमेंट देखी, सऊदीया ने WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसको लीड किया रियाद के अंदर, आपने समिट देखी। फिर अभी ये रिसेंट 2 दिन पहले की बात है। ठीक है, फिर हम देखते हैं किस तरह जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में आए। तो मतलब एक तरफ ईरान पे सैंक्शन है, दूसरी तरफ ईरान जो है वो पीस ट्रीटी डेवलपमेंट कर रहा है, ग्लोबल डिप्लोमेसी कर रहा है। लाइक के सऊदीया के साथ पहले पीस डील हुई, सऊदीया ने ईरान के साथ की, फिर सऊदीया ने जो है वो इसराइल के साथ हाथ बढ़ाया। आल्दो वो चीज़ जो है अभी हो नहीं सकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसराइल सऊदी रीअप्रोचमेंट खत्म हो गई है, वो होगी ऑब्वियसली, वो उसके उनके लिए इनएविटेबल तो नहीं है। तो उसके बाद बात होती है कि WEF इकोनॉमिक फोरम पे इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सऊदी अरेबिया के ग्लोबल इकोनॉमी और प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, पोस्ट ऑयल इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आता है कि नाउ द मिडल ईस्ट लाइज इन इकोनॉमी नॉट इन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। तो इस वजह से चाहे वो आपका ईरान है, चाहे वो फ़लस्तीन है, चाहे वो आपकी मिडल ईस्ट स्टेट्स हैं, UAE है, वो नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड जो है वो डिटोरिएट हो। और ऑन द अदर हैंड जो डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं वो ये है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनके ऊपर जो है वो चार्जेस लगाए हुए हैं, करप्शन केसेस हैं। तो अगर ये हमास ये सीज फायर नहीं होता तो वो ऑब्वियसली उनको उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो उनको जो है वो चार्ज किया जा सकता है करप्शन में। लेकिन अगर ये सीज फायर हो जाता है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब एक पॉजिटिव इमेज बन जाता है जिसकी वजह से इनकी जो प्रिजमेंट होगी उसमें भी रिलीज हो सकता है। फिर इसके साथ ही साथ आप देखें यूएस के अंदर भी डेवलपमेंट्स हमें नजर आती हैं। यूएस में कोलंबिया से स्टार्ट हुआ था लेकिन नाउ ऑल ओवर द यूएस हमें नजर आता है कि स्टूडेंट्स किस तरह जो है वो सीज फायर के लिए जो है वो डिबेट्स कर
रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, और किस तरह एक तरफ हमें वो प्रो इसराइलियन प्रोटेस्टेंट्स नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ प्रो पैलेस्टीनियंस नजर आ रहे हैं। और इस टाइम पे ये ईयर अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर अमेरिकन जो इलेक्शंस हैं वो वाला ईयर है, ठीक है। तो अब अमेरिका भी ये चीज जो है वो बियर नहीं कर सकता कि जो है वो मतलब ऑब्वियसली बाइडेन के अगेंस्ट प्रोपागेंडा बाइडेन नहीं चाहेगा। तो यही है कि इस टाइम पे स्टेट्स चाह रही हैं कि वो सीज फायर की तरफ जाएं, अदरवाइज अमेरिका का ये हो स्टेटमेंट हो सकता है कि वो इसराइल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगा सकती है। और इसके अलावा हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ईरान ने जो है वो स्लैम किया इसराइल को कि उस पे सैंक्शंस लगाई जाए, बिकॉज वो एंटी जो ह्यूमैनिटरी एजेंडा है उसके अगेंस्ट जा रही है और वायलेंस क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि वर्ल्ड जो है फर्दर जो है वो ये डिस्टरबेंस बियर नहीं कर सकता। तो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये जो हमास है इनका ओरिजिन क्या कहाँ से आया, ये कौन सा ग्रुप है। हमने तो फलस्तीन के अंदर एक ग्रुप सुना था जी कि वो PLO है, जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है फलस्तीनियन, हमने उसके बारे में सुना था। तो ये हमास कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ पे था, इनकी क्या डिबेट है, इनके क्या कोर इश्यूज हैं, इस पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आपका हमास की पूरी डिबेट है ये स्टार्ट होती है जी उन पर्सनालिटी से जो कि एक क्लेरिक थे। उनका जो एजेंडा था वो एक वर्कर थे जी मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर। मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो एक सुन्नी रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, ठीक है। ये इस्टेब्लिश होती है, ये अदारा जो है हमास इस्टेब्लिश होता है 1987 में, ठीक है। 1987 में एक्चुअली इसे इस्टेब्लिश करते हैं शेख अहमद यासीन, जो कि एक क्लेरिक होते हैं, एक प्रीचर होते हैं, और एक कह लें कि एक मेंबर होते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड के। वो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, और फिर बाद में वो क्या करते हैं कि बाद में वो अपना वर्क जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर भी करते हैं, अपनी सर्विंग्स गजा के अंदर भी करते हैं। और बाद में जो पहला इंतफादा होता है, और फर्स्ट इंतफादा क्या था कि जब 6 डेज वॉर हुई थी इसराइल और अरब स्टेट्स के दरमियान में, उस वॉर के नतीजे में सीरिया के कुछ इलाके, इजिप्ट के सनाई इलाका, और जो सीरिया का जो इलाका था गोलान हाइट्स, वो भी जो इसराइल है उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि इसराइल उस वॉर में जीत गया था, और उस वजह से इसराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर और गजा के अंदर भी जो है वो अपनी जारादारी कर ली थी, या अपनी जो गवर्नेंस है उस पर कंट्रोल कर लिया था। तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के ऊपर भी वो इवैक्यूएशन कर रहे थे और रेजिस्टेंस कर रहे थे। तो जो फलस्तीनीज थे उन्होंने रेजिस्टेंस शो की थी अगेंस्ट दोस डीलिंग्स, तो उसको हम फर्स्ट इंतफादा कहते हैं। तो एक्चुअली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये वजूद में आई थी जब पहला इंतफादा हुआ था। हम इसको लिंक कर सकते हैं कि ये रिएक्शन था पहले इंतफादा का। एक स्पेशली उस टाइम पे क्या था कि PLO जो है ना, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने 1991 में 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स जो है वो कर लिए थे। अब ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थे? ओस्लो अकॉर्ड्स थे कि यूनाइटेड नेशन ने जो 2 स्टेट्स एजेंडा दिया था कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान में कौन सी जगह इसराइल को मिलेगी, कौन सी स्टेट फ़लस्तीनियंस के पास होगी, और किस तरह जेरूसलम जो है वो एक डार्क कैपिटल रहेगा दोनों का। तो इस पे जो है वो ओस्लो अकॉर्ड्स हुआ, इन्होंने मेडिटेशन की, और इसी तरह जो PLO है उसने इसराइल को एक्सेप्ट किया, ठीक है। लेकिन हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया। हमास ऑन द वेरी फर्स्ट डे अगेंस्ट था कि 2 स्टेट्स एजेंडा नहीं होना चाहिए, हम जो है वो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से, और दूसरी तरफ से PLO ने एक्सेप्ट कर लिया था। बहुत सी अरब स्टेट्स की उनके साथ इतनी अच्छी डीलिंग्स नहीं थी, क्योंकि हर अरब स्टेट उस टाइम पे चाह रही थी कि इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। ये तो अब हमने देखा है ना कि अब इस डिकेड में हमें नजर आया कि रीअप्रोचमेंट हमें नजर आती है, ठीक है, विद इसराइली विद अरब स्टेट्स, ठीक है।
तो उस टाइम पे फिर ये हुआ कि जो जितनी भी अरब स्टेट थी, स्पेशली ईरान, स्पेशली कतर, स्पेशली गजा के अंदर जो जितने भी जो है एक्सपेट्रियाट्स थे, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमास को। ठीक है, हमास जो है वो गजा बेस्ड है। ठीक है, गजा के अंदर जो है ये लोग इनका ओरिजिन है। ठीक है, तो उस टाइम पे अब इसराइल के अंदर जो फ़लस्तीनी एरियाज़ है ना, वो हमें यूनाइटेड नेशन ने जो एरियाज़ दिए थे फ़लस्तीनियों को, वो वेस्ट बैंक था और वो गज़ा था। ठीक है? जिसमें वेस्ट बैंक के अंदर पीएलओ है और गज़ा के अंदर हमास है। ठीक है? अच्छा जी, फिर क्या होता है कि इसके अलावा रिलीजियस एलिमेंट्स जो हैं वो इसकी क्रिएशन का एक बहुत बड़ा वजह बने, क्योंकि पीएलओ एक ऐसा अदारा था जो कि फ़लस्तीन की टेरिटरी अटेन करवाना चाहता था, जो कि फ़लस्तीन की टेरिटरी फ़लस्तीनियों को देना चाहता था। लेकिन हमास ने जो इनिशिएटिव लिया था वो ये था कि हमने अपने होली इम्बैलेंस को प्रोटेक्ट करना है, हमने मस्जिद अक्सा को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है? तो उस वजह से एक रिलीजियस एलिमेंट जो है इसमें आया, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट किया गया ऑल ओवर द, मतलब अरब और मुस्लिम एजेंडा, जब मुस्लिम जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इन्हें जो है वो सपोर्ट किया। तो इस तरह 1987 में हमास इस्टेब्लिश होता है, और उसे इस्टेब्लिश कौन करते हैं? शेख अहमद यासीन। आप लोगों ने याद रखना है। करंटली अगर मैं बात करूं तो जो हमास है उसके टू विंग्स हैं। एक उनका पॉलिटिकल एजेंसी है और एक उनकी जो है वो मिलिटेंट एजेंसी है। और पॉलिटिकल एजेंसी जो है उसके इस टाइम पे जो हेड है वो जो है इस्माइल है। ठीक है, वो उसको जो है वो हनाया जो है वो लीड कर रहे हैं। तो हमास जो है वो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है जिसने गजा स्ट्रिप के अंदर जो है अटैक भी किया। हम देखते हैं गजा स्ट्रिप को गवर्न कर रहा है और इसराइल पे 2023 अक्टूबर में ये अटैक करते हैं, और जिसकी वजह से इसराइली मिलिटेंट कंपेन जो है वो चाहती है कि अब हमास का फ्यूचर जो है वो यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, दैट्स वाई इसराइली जो है वो इस मामले में इतने अग्रेसिव हैं कि वो चाहते हैं। 2007 से हम देखते हैं कि हमास और इसराइल के अंदर बहुत से प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, बहुत सी इन आपस में एक दूसरे के साथ वॉर में जाते हैं, बहुत सी डीलिंग्स एक दूसरे के साथ करते हैं। हमास का बार बार रॉकेट फायर जो है इसराइल पे लॉन्च करना हम हिस्ट्री में ये देख रहे हैं। लेकिन इट वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम कि हमें नजर आता है कि जो हमास है उसने इतना बड़ा अटैक जो है वो इसराइल पे किया है। अब थोड़ा ना जो मैप है ना उसको समझे। ये जो मैप है ये हमारे पास जो मैप है ये पूरा इसराइल का मैप है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया हमारे पास जो है वो वेस्ट बैंक का एरिया है। ठीक है, और ये जो लाइन है ना, ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल इस तरफ, ये जो एज है, ये एज हमारे पास गजा का है, और बाकी ये सारा इलाका इसराइली कंट्रोल में है। और ये जो जेरूसलम है ये बिल्कुल वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप के मिड में है। ठीक है, और जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्टेट्स रूल करेंगी, ये एक बैनुल अक़वामी प्लेस होगा। ठीक है, और बाकी इसराइल बाकी इलाकों को ले सकते हैं, और जो गजा स्ट्रिप वाला इलाका है, गजा वाला इलाका है, और जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो जो है वो आपके फिलिस्तीनियों के कंट्रोल में है। लेकिन नाउ इसराइल जो है इन दोनों के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर चुके हैं, और गजा गजा को कवर करने का एजेंडा ही यही है कि गजा को चारों तरफ से जो है वो इसराइली सोल्जर से कवर किया हुआ है, क्योंकि उनका एजेंडा ये है कि जो हमास है यहाँ पे उनकी फंडिंग को रोका जाए, उन्हें कंट्रोल किया जाए, उन्हें टारगेट किया जाए। और इस वजह से फिर हमने देखा कि किस तरह यहाँ पे जो है वो एथनिक क्लींजिंग भी हमें नजर जो है वो आती है। ठीक है, अब जी हम देख रहे थे कि जो इनका ओरिजिन जो है वो फर्स्ट इंतफादा के बाद हुआ है, और ठीक है किस तरह रिलीजियस एलिमेंट की वजह से इन्हें सुपरमेसी मिली। ठीक है, तो हमास एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने फ़लस्तीनी मतलब एक्चुअली ये जो है ना ये फ़लस्तीनी ब्रांच है मुस्लिम ब्रदरहुड की। ठीक है, जिसको लीड किया था शेख अहमद यासीन ने। ठीक है, और ये लोग जो है ये एक इनकी जो प्लेस है ये गजा स्ट्रिप के अंदर है।
और जब 2006 में जो इनका राइवल था फातेह ग्रुप, इन्होंने उन्हें जब हराया, तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमास ने उस टाइम पे भी इसराइल पे अटैक किया था, जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं और रॉकेट अटैक्स हैं। तो इसराइल ने उस टाइम पे भी हमास पे जो है एक वॉर डिक्लेयर की थी, और जिसकी वजह से हमें नज़र आता है कि करंटली भी इसराइल ने एक सरप्राइज असोल्ट जो है, जो हमास ने स्प्राइट असोल्ट 2023 अक्टूबर में जो है वो इसराइल के ऊपर किया, उसकी वजह से इसराइल ने भी वॉर डिक्लेयर की। अगर हम बात करते हैं कि हमास जो है उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, वो क्यों क्या कर रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है, तो थोड़ी इस पे भी डिबेट कर लेते हैं, ठीक है। हमास जो है इसने गजा स्ट्रिप को कंट्रोल किया हुआ है, और नियरली 2 डिकेड से ये गजा स्ट्रिप जो है वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब ये वॉयलेंटली जो है इसराइल की जो एक्सिस्टेंस जो है उसको रिजेक्ट करते हैं। 2023 में हमास ने क्या किया कि साउदर्न इसराइल का जो जगह है, जो इसराइल के साउदर्न प्लेस है, लाइक कि इस इलाके को जो है हमास ने टारगेट किया, ठीक है। अभी जो अक्टूबर में जो इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1200 पीपल जो है, 1200 पीपल जो है वो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो जाती है, इसराइल के पीपल, और इसके अलावा डजन्स को वो हॉस्टेज बना लेता है। अब जब ये होता है हमास की तरफ से, तो ऑब्वियसली इसराइल क्या करते हैं, इसराइल मिलिट्री जो है वो एक अटेम्प्ट करते हैं, लाइक एक स्ट्राइक करते हैं, रिटेलिएटरी स्ट्राइक करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वी हैव टू नाउ इरेडिकेट दिस ग्रुप, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर मैं मिड ऑफ अप्रैल की बात करूं, अभी अब तो और ज़्यादा ऑब्वियसली स्ट्रेंथ हो गई है, रेट बढ़ गया है, लेकिन अगर मैं मिड ऑफ अप्रैल की बात करूं तो इट वाज 33,000 पैलेस्टीनियंस जो अपनी जान के हाथों, मतलब जान जिनकी खत्म हो चुकी है, जो डेथ हो चुकी है जिनकी, वो 33,000 पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है। अब जो है ना, हमास की हेल्प सिर्फ हमास खुद नहीं कर रहा, हमास की हेल्प जो है वो और भी उसके पार्टनर्स कर रहे हैं, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। आपने याद रखना है, इनको कहते हैं जी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें हमारे पास हाउतीज हैं, हजबुल्ला है, फिर प्रो तेहरानियन मिलिशियाज है, इराक एंड सीरिया के कुछ लोग हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके जब ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ इसराइल पे टारगेट करते हैं, तो ऑब्वियसली इस वजह से, इस वॉर की वजह से हमें नजर आता है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक मतलब एक थ्रेट आ जाता है। डजन्स ऑफ कंट्रीज जो हैं वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कुछ इसको कहती हैं कि सिर्फ इसका मिलिटेंट विंग जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल विंग ऐसा नहीं है। और ईरान जो है हमें पता है कि अगर हम फंडिंग की बात करें तो ईरान जो है इन्हें मटेरियल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर इसके साथ कोalition ऑफ अदर रिलीजनल अलाइज भी हैं, जिसमें हमें फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद नज़र आता है, लेबनान के हजबुल्ला, यमन हजबुल्ला, लेबनान के हजबुल्ला जो है वो हेल्प करते हैं, यमनीज हाउतीज नज़र आते हैं, फिर प्रो तेहरानियन मिलिशियाज, इराक एंड सीरिया के लोग जो हैं, फिर इसके अलावा कतर में, टर्की हार्बर्स में जो हमास के टॉप लीडर्स हैं, उनको फाइनेंशियल सिस्टम टर्की भी प्रोवाइड कर रहा है, लाइक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमास के अंदर जो पेट्रोइट्स हैं, जो वहाँ के एक्सपेक्ट्रियाट्स हैं, वो जो है वो हमास को फंडिंग देते हैं। तो जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसमें जो डोमिनेंस है, वो इनकी डोमिनेंस हमें गजा के नजर नजर आती है। जो इनकी राइवल है, लाइक इनकी पीएलओ से इतनी नहीं बनती, क्योंकि पीएलओ जो है, इन्हें है कि पीएलओ ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, और पीएलओ जो है उन्होंने जो 2 स्टेट्स एजेंडा था उसको कबूल कर लिया हुआ है, और पीएलओ जो है वो वेस्ट बैंक के अंदर जो है वो संभाल रहा है वेस्ट बैंक को, और जो गजा को संभाल रहा है वो इस टाइम हमास है, ठीक है। तो इस वजह से हमने देखा है कि वेस्ट बैंक से ज़्यादा जो इवैक्यूएशन और जो स्ट्राइक्स हुई हैं वो हमें गजा के अंदर नज़र आती हैं, क्योंकि जब हमास ने टारगेट किया इसराइल को, तो इसराइल की तरफ से जो रिटेलिएशन नज़र आई वो हमें गजा के अंदर नज़र आई, ठीक है। अब पॉइंट्स हमारे पास ये है कि ये जो हमास है इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, और ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड के ब्रांचेस हैं, इसको किस तरह उन्होंने जो है वो रिटेलिएट किया, और फिर किस तरह जो है वो इसराइली जो है वो हमास के साथ जो है वो किस टारगेट किलिंग में आए, और क्या एक्रोनियम्स थे, ठीक है। तो अगर मैं हमास की बात करूं, तो हमास का जो एक्रोनियम है ना, वो हरकत अल
मुकरवा अल इस्लामिया, मतलब इसको आप इंग्लिश में कहते हो कि इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जिसको फाउंड किया था शेख अहमद यासीन ने। और जो एक एक्टिविस्ट थे मुस्लिम ब्रदरहुड के, और उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी थी कायरा के अंदर। और उसके बाद वो जो है उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर चैरिटेबल वर्क किया, गजा के अंदर किया। और जब 6 डेज वॉर होती है 1967 में, तो उस वॉर से कुछ देर पहले जो है वो हमें नजर आता है कि पहला इंतफादा जो है उसके बाद जब आता है, जब रेजिस्टेंस नजर आती है हमें, तो उस टाइम पे यासीन जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम हमास को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल आर्म है गजा के अंदर, दिसंबर 1985 में। ठीक है, अब पहला इंतफादा क्या था? पैलेस्टीनियों की अपराइजिंग थी इसराइल ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, जो कि वेस्ट बैंक के अंदर हुई थी, जो कि गजा के अंदर हुई थी, और जो कि ईस्ट यरूशलेम के अंदर हुई थी। इस टाइम पे हमास का पर्पस था कि वो जो इसराइली वायलेंस है उसके अगेंस्ट जो है वो पैलेस्टीनियों को उनके लैंड को सिक्योर करके दे। ठीक है, और इनका ये भी मकसद था कि जो ब्रदरहुड की ब्रांच थी, जो ब्रदरहुड अदारा था, वो अपना पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो इस जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जहाद है उनसे मतलब लूज कर चुका था, और एक दोबारा से ट्रस्ट डेवलप करना चाहता था इस ग्रुप के अंदर। इसलिए जो है शेख अहमद यासीन ने मुस्लिम ब्रदरहुड के अंदर एक ब्रांच में हमास को क्रिएट किया। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब हमास ने खुद को क्रिएट किया तो इन्होंने अपना पहला चार्टर भी दिया। ठीक है, इन्होंने अपना पहला चार्टर दिया। अब ये उस चार्टर इन्होंने अपना पहला चार्टर 1988 में दिया, जिसमें ये कहते हैं कि हमने जो है वो ज्यूस का मर्डर करना है। हमने उनमें ये 3 एजेंडाज देते हैं, वो 3 एजेंडाज आप समझें। पहला एजेंडा होता है हमने ज्यूस का मर्डर करना है। ठीक है, सेकंड एजेंडा जो है वो था कि हमने इसराइल की डिस्ट्रक्शन करनी है, इसराइल को डिस्ट्रैक्ट करना है। तीसरा एजेंडा वो देते हैं जी कि हमने यहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी बनानी है। जो हिस्टोरिक पैलेस्टीन है, इसराइल ने अभी वो टेरिटरी ट्रेन कर लिया, और हमने यहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी बनानी है। अब क्या होता है कि ऑब्वियसली अरब वर्ल्ड कहता है कि अगर आप अपनी इस अदारे को चलाना चाहते हो तो ये जो मर्डर ऑफ ज्यूज का आपने बात की है इसको थोड़ा मतलब इसको थोड़ा मॉडरेट करो, अपनी इमेज को मॉडरेट करने के लिए अपने चार्टर को थोड़ा अमेंड करो। तो फिर वो एक न्यू डॉक्यूमेंट देते हैं, जो कि उनका न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो 2017 में होता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें हम किलिंग नहीं करते ज्यूस की, हम इसको एक्सप्लिट इसको रिमूव कर देते हैं, इस एक्सप्लिसिट रेफरेंसेस को। पर वो कहते हैं कि हम रिफ्यूज करते हैं इसराइल को रिकग्नाइज करना। ठीक है, और इसके साथ ही जो इनका रिवाइज चार्टर होता है वो ये हिंट भी देता है कि फ्यूचर फलस्तीनी अगर स्टेट बनाओगे तो हमास एक्सेप्ट कर लेगा उस स्टेट को जो कि 6 डेज वॉर से पहले वाला हिस्सा था। मतलब कि इसराइल को प्री 67 पोजीशंस जो उसने अटेन की हुई है इसराइल के अंदर, उसको उससे अपने मतलब वो इवैक्यूएटेड करे खुद को उस जगह से। और जो 6 डेज वॉर हुई थी अरब के साथ इसराइली की, जिसमें गोलान हाइट्स का इलाका, जिसमें वेस्ट बैंक पे, जिसपे गजा पे, जिसपे ईस्ट यरूशलेम पे इसराइल ने अपना कंट्रोल कर लिया था। हमास उसके बाद जो उन्होंने जो फलस्तीनियों को जगह दी थी, हमास उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, हमास एक्सेप्ट कर लेगा वेस्ट बैंक और गजा वाली जगह उन न्यू डॉक्यूमेंट्स को, जो के डॉक्यूमेंट्स और जो 2 स्टेट सोल्यूशन निकला था 6 डेज वॉर से पहले वाला। और ये भी तब देखा जाएगा जब नेशनल कंसेंसस हमारे इस हमास के अदारे के अंदर आएगा, जब सब लोग इस चीज को मानेंगे। तो यहाँ से हमें नजर आता है कि इसके बाद क्या होता है कि हमास ने फर्स्ट सुसाइड बॉम्बिंग की अप्रैल 1993 में, जो कि हमें नजर आता है कि जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे, पीएलओ के लीडर थे उस टाइम पे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वेरी फेमस पर्सनालिटी एट दैट टाइम, यासिर अराफात। और उस टाइम पे जो इसराइली पीएम थे वो राबिन थे, तो उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड्स किए थे। ठीक है, अब ओस्लो अकॉर्ड्स क्या थे कि
हिस्टोरिकल पैक्ट था, एक हिस्टोरिकल जो है वो मुआहिदा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो वेस्ट बैंक और गजा के इंटिटी है वो पीएलओ को दे दी जाए, ठीक है, लाइक वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में हो, और हमास और जो इसराइली कंट्रोल है उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, इसराइली स्टेट को भी हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमास ने उस अकॉर्ड को कंडेम किया, और इसके साथ ही साथ पीएलओ को कहा कि उन्होंने जो रिकग्निजेशन दी है इसराइल की, वो भी चीज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से फिर हमें नजर आता है कि 2005 में, 2007 में, और इस तरह हमास की जो है वो वॉर चलती आई है इसराइलियों के साथ, ठीक है। तो ये एजेंडा था, जिसकी वजह से हमें नज़र आया कि जो अब ये जो मलेशिया है या ये जो तंजीम है, इसके अगेंस्ट जो है वो इसराइली वायलेंस हमें नज़र आता है, जिसमें हमें इसराइली जीनोसाइड नज़र आती है। तो जो हमास है उन्हें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ईरानियन फंड उन्हें बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ये एक ओपन एंड डिबेट है कि जो कासिम सुलेमानी थे वो डायरेक्टली इन्हें एड भी देते थे, उन्होंने इन्हें काफ़ी सपोर्ट भी किया था, और जिसकी वजह से आपको पता है कि अब देखो कि ईरान का एजेंडा ना काफ़ी डिफरेंट है। अगर मैंने लास्ट टॉपिक ऑफ डिबेट आपको ईरान भी करवाया था, जिसमें ईरान इसराइली कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था, तो ईरान इरानियन रेवोल्यूशन से पहले प्रो अमेरिकन था। आफ्टर डेट जब खोमेनी आए थे वहां पे, तो उसके बाद जो है ईरान एक एंटी वेस्ट बन गया, और उसकी वजह से हमने देखा कि ईरान पे कितनी सैंक्शंस लगी, वो एक अलग डिबेट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं 2 to 3 मिनट्स के ना जितनी भी रेवोल्यूशंस हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में हुई है ना, मैं वो उसको अपलोड करूँ, लाइक ईरानियन रेवोल्यूशन, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, इन चीज़ों को 2 to 3 मिनट्स की वीडियोस में इसको अंडरस्टैंड करवाऊँ, ठीक है। सो आई होप कि थोड़ा हमास का कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझ आ गया होगा। करंटली अगर मैं इस इशू पे बात करूँ ना कि हमारे पेपर में ये इशू किस तरह आ सकता है, तो वो आपको पूछ सकते हैं हमास का ओरिजिन क्या है, हमास और इसराइली के कोर इंटरेस्ट क्या है, कोर इश्यूज क्या है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हम किस तरह देख सकते हैं, क्या ये 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, क्या यूएन इसमें अपना क्या रोल प्ले करेगा, कौन 1 स्टेट चाह रहे हैं, कौन 2 स्टेट चाह रहे हैं, ये एस्केलेट होगा, ये डी एस्केलेट होगा, इसकी वजह से यूरोप पे क्या, इसकी वजह से अमेरिका पे क्या जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है, इसकी वजह से इसराइल पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इसकी वजह से मिडल ईस्ट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दोज डिबेट्स फ्रॉम फॉर टुमारो। हम इसको जो है वो कल के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्राइटेरिया, क्या एजेंडा, और कल हम अपना इसराइली फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसकी सीरीज खत्म करेंगे, ठीक है। मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था, कल में थोड़ा मैंने आप लोगों को नोट्स भेजे थे, उसमें हमने देखा था रेवोल्यूशन 242, जिसमें यूएन की रेवोल्यूशन थी, जिसमें यूएस ने कहा था कि जिसमें इन्होंने कहा था कि इसराइली का जो है वो प्री-67 पोजीशन से जो है वो अपनी इवैक्यूएशन कर ले, लाइक कि वेस्ट बैंक में इसराइल का कोई कंट्रोल नहीं है, गजा में नहीं है, ईस्ट जेरूसलम में नहीं है, गोलान हाइट्स में नहीं है, एसएनआई प्लेस में नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इसराइल इस चीज़ से रिलेक्टेंट है, इसराइल इसको मान ही नहीं रहा। इस वजह से जो सेल्फ इंटरप्रिटेशन है इस रेजोल्यूशन 242 की, वो हो ही नहीं पाई। तो फ़लस्तीनियों का और हमास का एक ये भी सिनेरियो है कि रेजोल्यूशन 242 जो है उसको माना जाए। फिर जेरूसलम जो है वो इसराइली कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, वो दोनों की एक मतलब वहाँ पे जो है ऑब्वियसली हमारा रिलीजियस कंसर्न्स भी हैं, वहाँ पे जो ग्रेव कंसर्न्स हैं फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा को लेके, और फिर उसके अगेंस्ट जो फायर हमने देखी थी, सीरियस फायर, जिसकी वजह से ओआईसी स्टैब्लिश हुई थी 1969 में। तो उस वजह से भी जो है हम कहते हैं कि जो जेरूसलम है वो इसराइली जो दारुल हुकूमत है वो नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कि इसराइली ने अपना स्टेट का जो कैपिटल है वो जेरूसलम को ही बनाया हुआ है। तो ये कुछ और इश्यूज हैं जो कि इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान में है। फिर सिक्योरिटी का मसला है, फिर क्योंकि जो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इसराइली ने गजा स्ट्रिप में मतलब उनका आना जाना जो है वहाँ से उनको जो है बिल्कुल क्लोज्ड किया हुआ है, उनकी मूवमेंट को जो फ्लो जो है वो रोका हुआ है। फिर इसके अलावा बॉर्डर इंटरनेशनल स्टेटस पे इनके जो है इश्यूज हैं। फिर इसके अलावा इसराइली सेटलमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स हैं कि
इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक और गजा में भी आके इवैक्यूएशन कर रहे हैं और वहाँ पे भी सेटलमेंट्स कर रहे हैं और जो फ़लस्तीनियन है उनको उनकी जगह से निकाल रहे हैं। फिर फ़लस्तीनियन रेफ्यूजीज़ जो है, जो 4 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, अराउंड 4 मिलियंस, उनको उनके इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा और ये एक एजेंडा है इसराइलियों का कि इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो फ़लस्तीनियों की बढ़ेगी और हमने उनकी पॉपुलेशन को यहाँ पे नहीं बढ़ाना। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। फिर जिस इश्यूज़ की वजह से जो है इनके आपस में एक-दूसरे के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट यही है कि ज्यूज़ जो हैं वो आए थे रेफ्यूजीज़ बन के, लेकिन बाद में उन्होंने सेटलमेंट्स करना स्टार्ट कर दी फ़लस्तीन के अंदर और फिर इनकी यौम किपुर वॉर, फिर इनकी 6 डेज़ वॉर हुई, फिर अरब के साथ वॉर हुई और अब हम नज़र आ रहा है कि इसराइली को कुछ अरब स्टेट्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन इसराइल जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है। वो स्टिल सेटलमेंट्स करवा रहा है वेस्ट बैंक और गजा में, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियन जो हैं उनके कोर इंटरेस्ट जो हैं वो स्पॉइल्ड हो रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो हमास है, क्योंकि वर्ल्ड तो एज़ सच इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पीएलओ की मूवमेंट भी है, लाइक अब तो वॉर में है तो वो लोग डिबेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। लेकिन हमास जो है इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहा और वो इस्लामिक मूवमेंट को लेके जो है वो अगेंस्ट इसराइल के कंडक्ट कर रहा है। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली ईरान पे, मिडल ईस्ट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ये वॉर एस्केलेशन में जाती है और ये डी-एस्केलेट नहीं होती है। तो ऑन द अदर हैंड हमें नज़र आ रहा है कि जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, अभी तो यूरोप के अंदर आप देखो तो नॉर्मल है। आप अमेरिका के अंदर देखो तो वो भी एक पीक पे जा रहा है, एक पोज़ीशन पे जा रहा है। लेकिन हमें मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रॉड डेवलपमेंट नज़र आती है। चाहे वो आईमेक है, चाहे वो आपका जो है वो WEF फोरम है, चाहे वो आपकी डिप्लोमेसी और पीस डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान का विज़न है या वो यूएई का विज़न है या वो कतर का विज़न है, हमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पे अब ये मिडल ईस्ट का वो एरा है जहाँ पे मिडल ईस्ट के पीपल ये चाह रहे हैं कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज आवरसेल्फ और अब पोस्ट ऑयल डिबेट की तरफ आते हैं। अब इकोनॉमी की तरफ हमने आना है और अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो पॉलिटिकल और ग्लोबलाइजेशन की तरफ है। तो इस टाइम पे चाहे वो ईरान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो मिडल ईस्ट में बाकी स्टेट्स हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगी। इसराइल खुद ये अवॉइड नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि इट इज़ ईज़ी, यू कैन स्टार्ट द वॉर बट यू कांट एंड द वॉर, ठीक है? तो वही वाली सिचुएशन है, आप वॉर को स्टार्ट तो कर सकते हो बट इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि आप इसको जो है वो फिनिश करो या इसको ख़त्म करो या आप कुछ को मतलब इश्यू जो है वो निकालो। इसी वजह से जो इजिप्ट है अभी वो सीज़ फायर के लिए इनको बिठा रहा है और कंसल्टेशन करवा रहा है। और ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भी जो है वो केस चल रहे हैं। तो अगर सीज़ फायर हो जाता है तो एक पॉजिटिव इमेज आएगा और उसमें रिलीज़ होगा। अदरवाइज़ मतलब आपको इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इसराइल के अंदर भी इलेक्शंस हैं, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शंस हैं और बाइडेन भी ये नहीं चाहेगा कि उसका इमेज जो है उसके पीपल जो है वो उसके अगेंस्ट जाएँ और अभी वो इमेज जो है वो एग्रेसिव हो रहे हैं वहाँ की अवाम अगेंस्ट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एजेंडा टुमारो। आई होप के चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो। किस तरह क्वेश्चन आएगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो भी डिबेट होगी वी विल डिस्कस दोस थिंग्स, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो लेट मी नो क्लास। एनी क्वेश्चन क्लास? एनी क्वेश्चन क्लास? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ओके, आई होप कि गज़ा के अंदर जो हमास है वो कौन है ये चीज़ समझ आ गया होगा। हमास की क्या डिमांड्स हैं, इसराइल क्या चाह रहा है, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक।